Hello everyone. We have seen many fundamental things about wave equation, velocity, acceleration of particles, और फिर हम देखे मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एनर्जी डेंसिटी, इंटेंसिटी, मेनी थिंग्स वी हैव सीन। अब वो सारा चीज़ों के ऊपर ढेर सारे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनेंगे। मैं आज की क्लास में उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहा हूँ। आज की क्लास भी मैं थ्योरेटिकली लूँगा। आई विल टीच यू अबाउट हाउ टू द डिफरेंट फॉर्मूले एंड देयर डेरिवेशन रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। फिर एक क्लास में सारे को मिला के एक न्यूमेरिकल क्लास कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास ही हम लोग उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे वेलोसिटी ऑफ longitudinal wave। अब आपको पहले से भी मालूम है कि व्हाट इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव, हाउ इट प्रोपागेट्स। तो इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं कि ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज ए मैकेनिकल वेव, क्योंकि कोई मैकेनिकल वेव को ही लॉन्गिट्यूडिनल वेव या ट्रांसवर्स वेव बन सकता है। ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज ए मैकेनिकल वेव। ये कोई एक मैकेनिकल वेव है, मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई एक मीडियम की जरूरत है। वेलोसिटी ऑफ सच वेव depends on the elasticity and density of the medium। ये हम लोग पहले से भी जानते थे। इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। कोई एक मीडियम डिसाइड करता है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर वेव। हाँ, कोई एक मीडियम में लॉन्गिट्यूडिनल वेव का वेलोसिटी क्या होगा, होते हैं। चाहे वो लॉन्गिट्यूडिनल फ्रीक्वेंसी कितने भी एम्पलीट्यूड, कितने भी इंटेंसिटी, कितने भी फ्रीक्वेंसी, कितने भी वेवलेंथ का हो, वेलोसिटी इज फिक्स्ड। Velocity of a wave is fixed in a particular medium. So I say velocity of such a wave depends upon the elasticity and density of medium। तो कोई एक मीडियम डिसाइड कर लेता है कि क्या होगा वेलोसिटी ऑफ ए वेव, है ना। ये हम लोग पहले से जानते थे। तो अगर ये इलास्टिसिटी और डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है तो कैसे डिपेंड करता है, हाउ इज द रिलेशन। चलिए मानते हैं कि let velocity is depending upon the elasticity, मतलब Young's modulus of elasticity y and density that is rho। तो हम जानना चाहते हैं कि सपोज इट इज y to the power a rho to the power b। मालूम नहीं है a कितना है b कितना है, मालूम नहीं है a कितना है b कितना है। अगर a और b पता चल जाएगा, सपोज कहेंगे a is 2 and b is 3, तो हम कहेंगे वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू y to the power 2 and rho to the power 3। ऐसे कर देंगे तो हमें a और b का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा ये कैसे डिपेंड करता है इन लोगों के ऊपर। इसके लिए वी शैल मेक यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आपको तो मालूम है जो y है, ये y है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज गिवन बाय स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेन, अब जो स्ट्रेस होता है वो होता है फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन इज ए यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, है ना, यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या हो गया, फोर्स बाय एरिया, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ y का डायमेंशन क्या हो जाएगा, f बाई a का डायमेंशन की बराबर हो जाएगा। f क्या है, फोर्स, क्या होता है ml t to the power -2, एरिया होता है l स्क्वायर। तो ये पूरे चीज को सिंप्लीफाई करो तो मिला ml to the power -1 t to the power -2। This is what is you say the dimension of the Young's modulus of elasticity। y का ये यूनिट है ना, ये चीज। रो का यूनिट तो सबको मालूम है। रो का यूनिट क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यूनिट डायमेंशन क्या बनेगा, मास तो m है
वॉल्यूम होता है बाय एल क्यूब। एल क्यूब को आप लिख सकते हो एल टू द पावर -3। हाँ ये बन गया। अच्छा ये सब है। और क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी का भी तो डायमेंशन हमें मालूम है। वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस मूव्ड बाय टाइम। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम, सो l t टू द पावर -1। खैर अब हमें तीनों का डायमेंशन मालूम है, a और b का वैल्यू निकालना है। कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, चलिए प्रोसीड करते हैं a और b का वैल्यू निकालने के लिए। एक्सक्यूज मी, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वैल्यू लिख देता हूँ सबका, तो इधर मिलेगा l t टू द पावर -1 इज इक्वल टू ये क्या है, ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2, m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2 का पावर कहते a है ना। और ये just a minute, I should write like this, I should write to the power a like this, and rho क्या हो गया, m l to the power -3 to the power b। सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया m to the power a, ये m to the power b, तो m to the power a plus b। ये l to the power -a, l to the power -3b बन गया l to the power -a -3b। t to the power -2 to the power a is -2a। okay, that is l to the power -1। ये डायमेंशनल एनालिसिस वाला प्रोसेस तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर देता हूं ऊपर, ताकि आप आसानी से इसको देख पाओगे। So this way we could see that l t to the power -1 is m to the power a plus b, l to the power -a -3b, t to the power -2a। Comparing the powers, कंपेयर करेंगे तो पावर को क्या मिलेगा, m to the power a plus b। इधर क्या है, इधर तो m है ही नहीं, अरे इधर तो m है ही नहीं, मतलब हम इसको m to the power 0 लिख सकते हैं। तो कहेंगे कंपेयरिंग पावर्स, पहला इक्वेशन क्या आएगा, a plus b is equal to 0, a plus b is equal to 0। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, -a -3b is equal to l to the power 1, excuse me, -a -3b is equal to 1। तीसरा -2a is equal to -1, -2a is equal to -1। यस, सॉल्विंग, हाँ सीधे सीधे यहां से a का वैल्यू मिल गया, a मिल गया -1/2, नहीं माइनस माइनस प्लस हो गया +1/2, a मिल गया +1/2। देख लो, अपनी मन से कुछ नहीं कर रहा हूं, जो आ रहा है वही दे रहा हूं। हमें b चाहिए, ये आसान इक्वेशन है। a अगर 1/2 है, b कितना होने से 0 होगा, b हो जाएगा -1/2। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वेलोसिटी है दैट इज डायमेंशनली y to the power half rho to the power -half। Remember the velocity of a longitudinal wave in a solid medium is given by, याद रखना है, कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा, बाय चांस भी पूछेगा तो दे दिए, इज गिवन बाय v इज इक्वल टू y टू द पावर हाफ रो टू द पावर -हाफ, मतलब y टू द पावर हाफ रो टू द पावर -हाफ। दैट मींस y by रो टू द पावर हाफ कैन बी रिटन एज √ओवर ऑफ y by रो। It can be proved that the constant of proportionality here is 1। तो इसको लेके क्वेश्चन कैसे आएंगे, y रो दिया रहेगा v निकालो, v रो दिया रहेगा y निकालो, v y दिया रहेगा रो निकालो, या they will sometimes ask you
व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ y बाई रो, ठीक है, तो आपको डायमेंशन ऑफ y बाई रो इज सेम एज v स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर। ऐसे ये 3 वेराइटी के क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। अभी अभी हम लोग देखे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, वेलोसिटी ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन ए सॉलिड मीडियम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। सॉलिड मीडियम में इलास्टिक नेचर होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सपोज वी टॉक अबाउट फ्लूइड, फ्लूइड में इलास्टिक नेचर नहीं होता है। क्या होता है उसमें? कंप्रेसिबिलिटी तो होता है, इलास्टिक नेचर नहीं होता है, क्योंकि उसका कोई ओरिजिनल शेप एंड साइज नहीं है। कोई गैस को अगर आप एक्सपांड कर दोगे फिर छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली कंप्रेस नहीं हो जाएगा। सॉलिड को एक्सपांड करते हो, छोड़ देते हो तो फिर कंप्रेस हो जाता है, छोटा हो जाता है, गैस तो नहीं होगा। सिमिलरली लिक्विड को जिस कंटेनर में रखते हैं वैसा शेप ले लेता है, अपना कोई फिक्स्ड शेप तो है नहीं। तो अगर हमें फ्लूइड्स में निकालना है, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव, तो कैसे निकालेंगे? सो वी गो फॉर पॉइंट नंबर 3, velocity of a longitudinal wave in fluids. Fluids means it may be a liquid, may be a gas. कोई लॉन्गिट्यूडिनल वेव का फ्लूइड में वेलोसिटी क्या होता है वो हमें पता करना है, ठीक। Again we know it depends upon elasticity and density of the medium. फ्लूइड के केस में जो इलास्टिक कांस्टेंट है, जैसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के लिए, यहाँ पर लेते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो हम समझा देते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है? इसको B से डिनोट करते हैं, क्या है? अब जानते हो फ्लूइड्स आर कंप्रेसिबल। कोई फ्लूइड को अगर कंप्रेस कर देते तो छोड़ देने से वो एक्सपांड कर जाएगा, एक्सपांड कर देने से फिर से छोटा नहीं हो जाएगा, लेकिन कंप्रेस करके छोड़ेंगे तो एक्सपांड कर जाएगा। Suppose here is a fluid, maybe a liquid, maybe a gas, which is at volume V and pressure P. इसका अपना कोई प्रेशर है। अगर मैं चारों तरफ से जो प्रेशर है उस प्रेशर को मैं कुछ इंक्रीज कर देता हूं। सपोज आई इंक्रीज द प्रेशर, कितना? बाय dP। लेट द प्रेशर इज इंक्रीज बाय dP, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। जब ये कंप्रेस हो जाएगा, सोचो क्या होगा? जब ये कंप्रेस हो जाएगा तो एक मिनट, हाँ, जब ये कंप्रेस हो जाएगा थोड़ा इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। देखो वॉल्यूम कम हो गया है, वॉल्यूम है डिक्रीज। कंप्रेस हो गया तो वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। कितना डिक्रीज कर गया? से डेल्टा V। Let by increasing the pressure by dP, the volume changes from कितने से कितने में? पहले था V, अब बन गया V माइनस dV। अगर ऐसा हाल है तो, अगर ऐसी बात है तो हम बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को कैसे समझाएंगे? देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है ये? जैसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता था? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। अब वॉल्यूम घट रहा है, V2 माइनस V1 विल बी नेगेटिव बिकॉज वॉल्यूम घट रहा है। V1 था V, V2 हो गया V माइनस dV, मतलब ये क्वांटिटी नेगेटिव है, हम इसको माइनस लिखते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है? दैट इज द एक्सेस प्रेशर। जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम अप्लाई किए, एक्स्ट्रा प्रेशर जो अप्लाई किए उसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। कितना था वो? डीपी। तो स्ट्रेस हो गया डीपी, स्ट्रेन हो गया डीवी बाय वी। हमें क्या करना था? हमें निकालना था व्हाट इज बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जैसे यंग्स मॉडुलस आप कैसे निकालते थे? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो आप कहोगे बी इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेस? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेन? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब dP बाय माइनस dV बाय V। सिंप्लीफाई करो तो माइनस VdP बाय dV। Excuse me. I hope I have made you understand what I mean to write this way. इसमें मैं क्या करना चाहता हूं मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है? BdP बाय dV। What are this minus sign present? क्योंकि यहाँ पर dP है dV है। dP क्या था? इंक्रीज इन प्रेशर। When you increase the pressure, the volume decreases. अगर प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। दोनों में से एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा एंड द रेशियो विल बी ऑलवेज नेगेटिव। तो याद रहे कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का दी बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बीटा है वो हरदम एक नेगेटिव क्वांटिटी है। कोई पूछेगा यूनिट क्या है बताओ? ओ यूनिट इज सो सिंपल। आप कहोगे यूनिट इज, ये तो वॉल्यूम है ये भी वॉल्यूम है, कैंसिल हो गया। इट इज सेम एज डीपी। डीपी मींस चेंज इन प्रेशर, मतलब फोर्स बाय एरिया, मतलब सेम एज दैट ऑफ वाई। वाई क्या था? यंग्स मॉडुलस, फोर्स बाय एरिया। तो बी भी वही है। तो एक बार हमें बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी समझ में आ गया तो हम क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ फ्लूइड्स or in case of liquids, the velocity of longitudinal wave is given by V is equal to इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी। यहां पर इलास्टिसिटी की जगह क्या लेंगे? B बाय रो। सॉलिड के केस में क्या लेते थे? Y बाय रो। अब क्या लेंगे? B बाय रो। तो लिक्विड के केस में अगर हमें वेलोसिटी पूछा गया कोई लॉन्गिट्यूडिनल वेव का तो वी गो फॉर द फॉर्मूला रूट ओवर ऑफ B बाय रो। सॉलिड के केस में रूट ओवर ऑफ Y बाय रो। अब बात आया फ्लूइड्स के केस में, आई मीन गैसेस के केस में। सर गैसेस भी तो फ्लूइड है, तो फ्लूइड है तो वही तो बीटा बाई रो आना चाहिए। हाँ बीटा बाई रो भी आएगा, कोई बदलाव नहीं है, बीटा बाई रो है। लेकिन गैसेस के लिए बीटा फिक्स्ड नहीं होता है, लिक्विड के लिए बीटा फिक्स्ड होता है, गैसेस के लिए बीटा फिक्स्ड नहीं होता है। क्या सर मतलब समझ में नहीं आया? मतलब बताते हैं आपको। बी क्या है? बी था माइनस वी डीपी बाई डीवी। जब प्रेशर को बढ़ाया डीपी, वॉल्यूम घट गया डीवी। अब प्रेशर को डीपी बढ़ाने से वॉल्यूम कितना घटेगा वो डिपेंड करता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के ऊपर। मान लो कि प्रेशर तो बढ़ा रहे थे, इधर हीट भी दे रहे थे, गर्म कर रहे थे, नहीं तो फिर तो एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा था, प्रेशर बढ़ा रहे थे, थोड़ा सा घटेगा। मान लो प्रेशर बढ़ा रहे थे, हीट निकाल ले रहे थे, ठंडा कर रहे थे, वो ऐसे ही सिकुड़ने की कोशिश कर रहा था और आप दबा रहे हो तो ज्यादा चेंज हो जाएगा। तो फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डीपी डीवी कितना होगा डिपेंड करता है कि जब हम प्रेशर बढ़ा रहे थे व्हाट वाज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्व। इसलिए कोई गैस का बी का वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, वो बदलते रहता है। हाउ यू आर व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्व, उसके ऊपर डिपेंड करके। अगर कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, मान लो कि आइसोकोरिक है, तो आप कहोगे नहीं वॉल्यूम तो बदल ही नहीं रहा, डीवी इज जीरो, है ना। सपोज हम कहेंगे कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आइसोथर्मल है, हाँ तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। एडियाबैटिक है तब भी प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। लेकिन दोनों की केस में यू नो डीपी बाई डीवी जो स्लोप था एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप वाज स्टीपर देन दैट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस।
तो गैसेस के लिए जब हम बी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, साथ साथ हमें यह समझ में आना चाहिए कि किसी गैस का जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तब उसके साथ कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बंधा हुआ है, एसोसिएटेड है। लेट अस सी दैट। नाउ in case of gases, in case of gases, in case of gases, you know the velocity is in general given by b by rho. b क्या हो गया, bulk modulus of rigidity, और rho क्या हो गया, डेंसिटी। तो क्या देखें, द वैल्यू ऑफ बी, द वैल्यू ऑफ बी डिपेंड्स ऑन, क्या था बी का फॉर्मूला, बी का फॉर्मूला याद है क्या, बी का फॉर्मूला था माइनस बी डी पी बाय डी वी, ऐसे था। Depends on the thermodynamic process, thermodynamic process involved while increasing the pressure, increasing the pressure। सर ये वेलोसिटी की बात कर रहे थे, प्रेशर इंक्रीज क्यों होगा, कौन करेगा? वेन वेलोसिटी लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज पासिंग थ्रू ए गैस, प्रेशर कौन इंक्रीज करेगा? प्रेशर हाँ इंक्रीज होता है, ये होता है, समझ में आ गया, वर्चुअल है, लेकिन प्रैक्टिकली प्रेशर को कौन इंक्रीज या डिक्रीज करता है? दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। व्हाट इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव? व्हिच पासेस थ्रू कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन ऑफ द मीडियम। मैं पहले भी बता चुका हूं, when I am talking, my sound is reaching your ear and the air in between is oscillating like this, है ना? आपके और हम, आप, मेरा माउथ आपके कान को जोड़ता हुआ लाइन को, along that line it is oscillating, the particles are oscillating along the line of propagation of wave। अब जब ऐसे हो रहा है तो बीच का एयर कंप्रेस हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, समझ में आया? That is right। So compression रेरिफिकेशन होके जाता है। अब व्हाट इज साउंड कोई अगर पूछेगा, हाउ विल डिफाइन साउंड? अब साउंड को क्या डिफाइन करेंगे? जो सुनाई देता है, हाँ वो सही है, बट हाउ यू डिफाइन साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव, वो भी सही है। कोई एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव को हम साउंड वेव कब कहेंगे? कोई एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव को हम साउंड वेव नहीं तब कहेंगे जब वो हमें सुनाई देता है। कब हमें वो सुनाई देता है? जब वो किसी एक गैस मीडियम में जाता है। कोई लॉन्गिट्यूडिनल वेव अगर किसी एक लोहे की रॉड के अंदर से जा रहा है, वो हमें सुनाई नहीं देगा, वो तो कंप्रेशन रेरिफिकेशन होके जा रहा है। हाउ कैन यू हियर इट? You can hear if there is a खलबली in the air near your ear। वो खलबली मतलब वो जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव आके कान पे पहुंचेगा तभी आपको सुनाई देगा। So what is sound wave? Sound wave is a longitudinal wave passing through gas। किसी भी गैस में, लिक्विड में होने से भी आपको सुनाई नहीं देगा, बहुत कम सुनाई देता है। लिक्विड में अगर पानी के अंदर आप डूबे हुए हो, कि दूसरा पानी के अंदर चिल्ला रहा है, तो हो सकता है धुंधला सा आवाज आएगा, लेकिन उतना क्लियरली नहीं आएगा। सो व्हाट इज साउंड? साउंड यू कैन डिफाइन एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव थ्रू एयर। पॉइंट नंबर 5 में हम देखेंगे साउंड वेव और वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब हम लोग आ गए साउंड के बारे में डिस्कशन करने के लिए, साउंड की वेलोसिटी के बारे में। वो सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम लिखने वाले हैं, थोड़ा ध्यान देना। आज की क्लास का जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, टुडेज क्लास का सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट है। अगर टुडेज क्लास से कोई क्वेश्चन आएगा, 90% चांस है कि अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इवन एंट्रेंस में भी। व्हाट इज साउंड? साउंड इज a longitudinal wave through gases।
कोई एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव थ्रू गैस जा रहा है तो हम उसको साउंड वेव कहेंगे। इट प्रोपागेट्स बाय compression and rarefaction of मीडियम को कंप्रेस और रेरिफाई करते हुए आगे जाता है। जब भी किसी एक, मान लो कि ये हम कहेंगे कोई एक साउंड में कोई एयर मीडियम है और रेस्ट में है, मतलब इसमें कोई साउंड वेव नहीं जा रहा है, मतलब पार्टिकल्स आर वेल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर एंड सिमेट्रिकली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर। जब मैं इसके अंदर से कोई साउंड वेव को छोड़ने की कोशिश करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर एयर कंप्रेस हो गया, यहाँ पर रेरिफाई हो गया, फिर से यहाँ पर कंप्रेस हो गया, मतलब पार्टिकल्स आर कमिंग क्लोज, फिर से रेरिफाई हो गया, फिर कंप्रेशन हो गया, मतलब एयर पार्टिकल्स आर कमिंग क्लोज। ये ऐसे 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 होके जा रहा है। सो देयर इज ऑलवेज चेंज इन प्रेशर इन द मीडियम। चेंज इन प्रेशर विल अफेक्ट द bulk modulus of rigidity। कैसे? डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द चेंज इन प्रेशर। तो अब कैसे पता करेंगे यहाँ पर जो प्रेशर चेंज हो रहा था ये कौन सा थर्मोडायनामिक प्रोसेस था? बड़े बड़े लोग इसके ऊपर सोचने लगे। प्रैक्टिकली चेक कर लिया जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आप क्या करोगे, यहाँ से मान लो कि 500 मीटर दूरी पे, सपोज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मान लो कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा है स्टॉप क्लॉक लेके, he has got a stop clock in his hand। ये क्या करता है, यहाँ पर किसी एक बॉम्ब को एक्सप्लोड करवाता है। जैसे बॉम्ब एक्सप्लोड करता है इसमें से आग भी निकलता है और साउंड भी निकलता है। लाइट जो निकलता है इतना जल्दी भाग जाता है 500 मीटर जाने के लिए, नेग्लिजिबली स्मॉल टाइम यू कैन इग्नोर। इतना स्मॉल टाइम लगता है कि इग्नोर। आप कहोगे कि जैसे एक्सप्लोजन हुआ तुरंत मुझे दिखाई दिया, तो जैसे इसको दिखाई दिया ये तुरंत अपना स्टॉप क्लॉक चलाना शुरू कर देता है। टिक 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 क्लॉक चल रहा है, लेकिन तब तक साउंड उसके पास नहीं पहुंचा था। थोड़ी देर में साउंड आके उसके पास पहुंचा, सुनाई दिया। जैसे सुनाई दिया क्लॉक बंद कर दिया, क्लॉक को स्टॉप कर दिया। जैसे स्टॉप कर दिया क्या देख रहा है, वो देखा कि साउंड को यहां से यहां तक आने के लिए इतना समय लगा। वहां से हम वेलोसिटी पता कर सकते हैं। 500 मीटर होने से थोड़ा तकलीफ होगा, 1 किलोमीटर कर दो और जोर से एक्सप्लोजन कर दो, यू कैन गेट द साउंड, है कि नहीं? लाइटनिंग होता है तो आप देखते हो ना, पहले लाइटनिंग दिखाई देता है फिर थंडर सुनाई देता है, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ साउंड इज लेस। सो एग्जैक्टली दैट वे यू कैन फाइंड आउट हाउ मच टाइम it takes to go from here to here, and from that you can calculate what is velocity of sound। practically velocity of sound निकालना आसान था, लेकिन हमें फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। तो काफी लोग इसके ऊपर सोचे और देखें कि नॉर्मल जो हमारा एनटीपी कंडीशन में, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड हुआ समथिंग लाइक 330 के आसपास, 330 मीटर पर सेकेंड के आसपास रहा। प्रैक्टिकली देखे कि ये 330 का आसपास रहा। तो काफी लोग सोचने लगे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज नथिंग बट ए वेलोसिटी ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव, and velocity of a longitudinal wave is root over of b by rho। b is bulk modulus of rigidity, and it all depends upon the thermodynamic process involved during the propagation of sound। तो सबसे बड़े साइंटिस्ट तब की जमाने के कौन थे भाई? हमारे न्यूटन महाराज। पहले न्यूटन महाराज अपना दिमाग लगाए। ध्यान रखना, पहली जगह जहां पर न्यूटन फेल हो गए, ठीक है? देखते क्या दिमाग लगाए। न्यूटन बोले कि जब कोई लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग को तो हम लोग देख लेते हैं, और क्या होता है कि वो साउंड को आने के लिए काफी समय लग जाता है। लाइटनिंग के 3, 4, 5 सेकंड बाद आता है, मतलब साउंड का वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, इट इज क्वाइट ए स्लो वेलोसिटी। जबकि 330 मीटर पर सेकंड था, फिर भी उनको लगा कि नहीं इतना ज्यादा नहीं है ना। बॉम्ब कोई एक्सप्लोड किया, दूर से कोई क्रैकर जलाया, उसका लाइट देख लिए, काफी समय के बाद उसका आवाज आ रहा है। कोई रॉकेट छोड़ दिया, वो क्या कहते हैं दीपावली में छोड़ते ना, वो गया ऊपर, एक्सप्लोजन हुआ, लाइट दिख गया, काफी समय के बाद आवाज सुनाई दे रहा है। तो न्यूटन को लगा कि साउंड का वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर साउंड का वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, ये उनका दिमाग में बैठ गया, तो फिर वो उसी तरीके से सोचने लगे। क्या सोचने लगे? ये सोचने लगे
कि जब ये साउंड जा रहा है किसी एक मीडियम से, गैस मीडियम से, कैसे हो रहा है? ये कंप्रेशन, रेडिफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेडिफेक्शन, फिर कंप्रेशन, रेडिफेक्शन, ऐसे होके जा रहा है। जब ये एयर मॉलिक्यूल्स कंप्रेस रेडिफाई हो रहा है ना, तो बाय इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शन उसमें हीट जनरेट होता है। सिंपल सा चीज है। आपको ये रॉड ले लो, रॉड को बेंड करो, सीधा करो, बेंड करो, सीधा करो, बेंड करो, सीधा करो, देखोगे गर्म हो गया, है कि नहीं? बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शन वो गर्म हो जाता है। सेम इज हियर, है ना? एयर को अगर हम कंप्रेस रेडिफाई करेंगे, कोई गैस को, जैसे आप साइकिल पंप को देखो ना, जब पंपिंग करते हो ड्यू टू कंप्रेशन एंड रेडिफिकेशन, उसमें कितना सिलेंडर गर्म हो जाता है, तो उसमें हीट जनरेट होता है। तो न्यूटन को मालूम था कि कंप्रेशन रेडिफाई हो रहा है तो हीट तो जनरेट हो रहा होगा, लेकिन न्यूटन को क्या लगा कि सोचो कि यहाँ पे इधर से मान लो साउंड जा रहा है, यहाँ पर हीट जनरेट हो रहा है, इधर से तो नहीं जा रहा है, और ये रीजन ठंडा है नेचुरल टेम्परेचर में। तो बोले कि जो यहाँ पर गर्म होने के कारण जो हीट जनरेट हुआ वो सराउंडिंग में भाग गया, और साउंड तो बहुत धीरे 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 जा रहा है, क्योंकि न्यूटन के दिमाग में बैठ गया ना साउंड धीरे धीरे जा रहा है। इतना धीरे धीरे जा रहा है कि वो गर्माहट तक नहीं पहुंचा, उससे पहले ठंडा हो गया है। क्या मतलब सोचो कि हम कहेंगे यहां पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, मेटल ब्लॉक, ये कोई एक रफ सरफेस है, म्यू इज नॉट 0, ये मेटल ब्लॉक है। इस ब्लॉक को अगर आप धीरे धीरे खींचते हो, सॉरी ब्लॉक के टुकड़े हो गए, अच्छा, इस ब्लॉक को अगर आप धीरे धीरे खींचते हुए ले जाओगे, इट विल स्लाइड, सम वर्क विल डाउन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो क्या होना चाहिए? गर्म होना चाहिए। ऐसे करोगे तो गर्म तो होगा ही, आप जानते हो रफ सरफेस है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे लेके जाओगे तो सम अमाउंट ऑफ वर्क इज डाउन अगेंस्ट फ्रिक्शन, सम अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड, बट टू योर सरप्राइज यू विल फाइंड यहां पर उसका जो टेम्परेचर था, यहां पर लाने के बावजूद देखोगे ये गर्म नहीं हुआ है। क्यों? वर्क इज डाउन अगेंस्ट फ्रिक्शन, सम हीट इज जनरेटेड, स्टिल इसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा? अरे भाई, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा बताता हूं मैं। हुआ यूं है कि जब मैं इसको लेके यहां से जा रहा था, इतना धीरे धीरे जा रहा था कि इसमें जो हीट बन रहा था, उस हीट के चलते इसका टेम्परेचर में थोड़ा सा कुछ इंक्रीज हो रहा था, और सराउंडिंग तो कूल था, कंटिन्यूअसली हीट यहां से सराउंडिंग में भाग रहा था। मैं इसको धीरे धीरे जब लेके गया तो जिस रेट में हीट बन रहा था उससे ज्यादा रेट में ये ठंडा हो रहा था। नोट माय पॉइंट्स अगेन, द रेट ऑफ कूलिंग वाज फास्टर देन रेट ऑफ हीट जनरेशन। तो जितना भी गर्म हो रहा था तुरंत ठंडा हो रहा था, और क्या पता चला कि इसमें कोई टेम्परेचर जनरेट नहीं हुआ। शुरू में जो टेम्परेचर था बाद में भी वही टेम्परेचर था। ये न्यूटन की सोच था। मतलब वो बोले कि साउंड इतना धीरे जाता है कि ड्यू टू कंप्रेशन एंड रेडिफिकेशन जो हीट जनरेट हुआ है वो सराउंडिंग में भाग जाता है, और जब साउंड जाता है तब तक ये फिर से ठंडा पड़ जाता है। ठंडा पड़ जाता है मतलब नेचुरल टेम्परेचर में आ जाता है। मतलब ड्यूरिंग प्रोपागेशन ऑफ साउंड देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। When there is no change in temperature, the thermodynamic process is called isothermal process. न्यूटन बोले हाँ ये isothermal process है, क्योंकि there is no change in temperature। क्यों? हीट जनरेट नहीं होता है क्या? नहीं होता है भाई, लेकिन साउंड इतना धीरे धीरे जाता है कि ये जाने से पहले हीट बाहर भाग जाता है। समझ में आया? ठीक। तो न्यूटन की सोच के हिसाब से हम लोग भी सोचेंगे और देखेंगे हम लोग कोई रॉन्ग कंक्लूजन में आके पहुंचेंगे। न्यूटन जैसे सोचे हम लोग भी वैसे सोचे। चलिए सोचते हैं क्या? ड्यू टू कंप्रेशन and rarefaction of the medium, heat is generated in the medium। हाँ ये तो समझ में आ रहा है। Bit C, then comes Newton's formula। Newton assumed velocity of sound
be so slow that all the heat generated by compression and rarefaction dissipates to the surrounding before sound passes through it. सिंगल लाइन में कहेंगे न्यूटन assumed, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूटन assumed propagation of sound, assumed that during propagation of sound temperature of medium does not change. क्योंकि जिस रेट में गर्म हो रहा है उससे जल्दी जल्दी ठंडा हो रहा है, साउंड धीरे धीरे जा रहा है, जैसे वो ब्लॉक वाला एग्जांपल लिखा है. टेम्परेचर ऑफ मीडियम रिमेन कांस्टेंट. So the process is isothermal. ये न्यूटन जी महाराज सोच लिए, क्योंकि साउंड काफी धीरे धीरे जाता है, उनको ऐसे लगने लगा. क्योंकि साउंड इतना धीरे धीरे जाता है कि ड्यू टू कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन जो भी हीट जनरेट होता है वो सराउंडिंग में भाग जाता है. बिफोर द साउंड वेव पासेस थ्रू इट, जब तक साउंड उसके अंदर से जाता है तब तक वो ओरिजिनल टेम्परेचर में वापस आ जाता है. एनी राइजिंग टेम्परेचर इज कूल्ड डाउन, द रेट ऑफ कूलिंग इज फास्टर देन द रेट ऑफ हीट जनरेशन और रेट ऑफ हीटिंग ड्यू टू कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन. तो इसका मतलब टेम्परेचर में बदलाव नहीं आएगा. प्रोसेस इज आइसोथर्मल. ऐसे कौन बोले? मैं नहीं, न्यूटन. ठीक है. अब जैसे उनको ये लग गया तो तुरंत क्या किया, अपना दिमाग लगाया. For isothermal process हम जानते हैं कि PV is a constant. PV is a constant. Let us differentiate both the sides. P को कांस्टेंट रखेंगे, V को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस V को कांस्टेंट रखेंगे, P को डिफरेंशिएट करेंगे. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. ये प्रोडक्ट रूल बताया था, आप लोगों को याद होगा. तो दिस वाज द प्रोडक्ट रूल व्हाइल टॉकिंग अबाउट डिफरेंशिएशन में बताया था. डिफरेंशिएशन ऑफ P इनटू V कांस्टेंट प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ V इनटू P कांस्टेंट. ठीक है. तो यहां से क्या मिला, PdV इज इक्वल टू माइनस VdP बाय dV माइनस VdP, सॉरी इट इज माइनस VdP और माइनस VdP बाय dV. dV को इधर ले आओ, क्या आया P. बट व्हाट इज दिस क्वांटिटी? दिस इज द बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का तो वही फॉर्मूला था भाई, माइनस VdP बाय dV. तो क्या बोले न्यूटन? बोले कि बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर ए गैस व्हेन साउंड वेव इज पासिंग थ्रू इट इज इक्वल टू P. तो बोले कि अब तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आसान हो गया. वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना कोई मुश्किल बात अभी नहीं है. क्यों? क्योंकि हमें बीटा का वैल्यू पता चल गया और वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता था, रूट ओवर ऑफ b बाय रो. तो लगा दिया अपना फॉर्मूला, वो बोले रूट ओवर ऑफ b बाय रो है. तो b के जगह क्या लेना है, साउंड का वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए b के जगह p लेना है, बीटा के जगह p लेना है. 10 by Newton's formula, velocity of sound is root over of b by rho, जिसको आप कह सकते हो p by rho.
न्यूटन महाराज ये फॉर्मूला निकाल के शांति में चादर ओढ़ के सो गए। एक नया चीज निकाला। सब बोलते थे कि न्यूटन को सिर्फ मैकेनिक्स आता है, आज मैं दिखा दिया कि साउंड के ऊपर भी मेरे को सफिशिएंट ज्ञान है, और बेचारे आराम से सो गए। तब एक महान मैथमेटिशियन निकले, लाप्लास। आप पढ़ोगे आगे आगे इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, वेरी वेरी जायंट मैथमेटिशियन। कैलकुलस को रिप्लेस कर दिया। आप लोग जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हो ना, लाप्लास में ही कन्वर्टेड एवरीथिंग इनटू अलजेब्रा। जिसको आप कैलकुलस में करते हो सॉल्व, उसको आप इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके करोगे। जहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन करते हो, इंटीग्रेशन करते हो, वो पूरा उसको अलजेब्रिकल बना दिया। इतना बड़ा मैथमेटिशियन थे वो। क्या बोले, न्यूटन बोल देंगे तो मान जाएंगे, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। और अक्सर ये होता है कि न्यूटन का तब इतना नाम था, अगर कोई न्यूटन को हरा देता है तो फिर तो बस नहीं, तो ये इतना बड़े साइंटिस्ट उनको हरा दिया, मतलब आपका तो पूरा क्रेडिट आ जाएगा। न्यूटन के ऊपर जितना नजर था सारे उनके ऊपर घूम जाएगा। कोई छोटा मोटा लुंदू फुंदू साइंटिस्ट को हरा दो तो ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, न्यूटन को हरा दो तो बहुत कुछ मिलने वाला। लग गया देखने के लिए क्या न्यूटन सही बोल रहा है, चेक करने लगे। चेक करने लगे तो हमारे पास तो जानकारी है कि एनटीपी प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.01 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर वाज फाउंड टू बी समथिंग लाइक 1.29 kg पर मीटर क्यूब। वैल्यू डाले दोनों का। जैसे दोनों का वैल्यू डाले, वेलोसिटी ऑफ साउंड चेक करने लगे। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या आ गया p बाय रो। इस p बाय रो का रूट ओवर p कहां से, b था, b का वैल्यू p है क्योंकि आइसोथर्मल बॉल्ट मॉडुलस, आइसोथर्मल बॉल्ट मॉडुलस इज p। और कैलकुलेट करके देखे कि इट इज कमिंग अराउंड 280 मीटर पर सेकेंड। जबकि प्रैक्टिकली चेक किए थे इट वाज कमिंग क्लोज टू 330 मीटर पर सेकेंड। अब तो लाप्लास जी के मन खुशी से ना समाया, न्यूटन की गलती पकड़ में आया। उनका फॉर्मूला से तो एक्चुअल वैल्यू नहीं आ रहा है। खाली गलत है बोलना नहीं होगा, नहीं चलेगा। न्यूटन गलत है बोल देंगे तो कोई पूछेगा सही क्या है बताओ, फिर बोले चलो पहले मैं सोचता हूं कि सही क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि न्यूटन गलत है, क्योंकि अगर न्यूटन सही होता तो देखो वैल्यू मैच नहीं कर रहा। अब कोई बोलोगे वो गलत है, वो मैथमेटिक्स में गलत सॉल्व किया, तो सही क्या है कोई तो पूछेगा। खाली गलत सॉल्व किया और आपको नहीं आता है तो आपको क्या मतलब बनता है गलत बोलने का। फिर लाप्लास ने अपना दिमाग लगाना शुरू किए कि कहां पर गलत हुआ होगा और क्या करने से 330 के आसपास आएगा क्या, वेलोसिटी ऑफ साउंड। फिर न्यूटन की थीसिस को डिटेल्स में पढ़े। क्या लिखा है न्यूटन की थीसिस में, लिखा है दैट साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इज सो स्लो। यही लटक गया। अरे इनको कैसे पता चला कि ये स्लो है? स्लो फास्ट तो एक रिलेटिव टर्म है भाई, ये स्लो कैसे बोल दिए? लाप्लास को भली भांति मालूम था कि न्यूटन मैथमेटिक्स में गलत नहीं कर सकते, कैलकुलेशन तो गलत नहीं होगा, तो कहीं कंसेप्ट में ही गड़बड़ हो गया होगा। कंसेप्ट क्या था? न्यूटन अस्यूम द वेलोसिटी ऑफ साउंड टू बी सो स्लो। नहीं, ये गड़बड़ है, इतना स्लो भी नहीं है भाई। 300 मीटर पर सेकंड कम होता है क्या? 3 सेकंड में 1 किलोमीटर है, बहुत ज्यादा होता है। इसको स्लो कैसे कह सकते हो? वो पूरा उल्टा मान के चले। क्या बोले? वेलोसिटी ऑफ साउंड इज वेरी फास्ट। अच्छा, वेरी फास्ट होने से क्या बदलाव आया? लेट अस we'll go to that. Now we go for Laplace corrected method. Laplace correction. तो जो कोई रफ सरफेस पे न्यूटन जी महाराज क्या किए थे, कोई एक मेटल ब्लॉक को धीरे धीरे मूव करवाए थे और बोल रहे थे कि देखो फ्रिक्शन तो है, समवार की डायनेमिक फ्रिक्शन, हीट भी जनरेट हुआ है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि स्लो है। लाप्लास बोले इतना भी स्लो कहां है, थोड़ा जल्दी लेके तो देखो, इसको यहां से स्विंग करके खींच के ले लोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। क्यों? क्यों हीट जनरेट जो हुआ वो हीट को बाहर भागने के लिए मौका ही नहीं मिला, ये पहुंच गया। It is so fast that the heat generated during propagation of sound does not get ample time, sufficient time to dissipate to the surrounding. तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। कंसेप्ट में कितना बड़ा बदलाव आ गया। आप सोचो, कोई एक ब्लॉक को अगर आप यहां से ये ब्लॉक को आप धीरे धीरे लेके
यहां तक जाओगे उसकी टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा। सेम ब्लॉक को फटाक से लेके जाओगे रफ सरफेस पे तो देखोगे टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि जो हीट जनरेट हुआ उसको बाहर भागने के लिए मौका नहीं मिला। आपको कोई बोलेगा इसको घिस के गर्म करो, आप अगर धीरे धीरे घिसोगे गर्म होगा क्या? नहीं, आप ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी घिस दोगे तो गर्म हो जाएगा, क्योंकि जो हीट जनरेट होगा बाहर जाने के समय नहीं पाएगा। यस, अब मिल गया मौका लाप्लास जी महाराज को इसके ऊपर सोच के कुछ अपना खोज बताने के लिए। क्या बोले? लाप्लास corrected or assumed velocity of sound to be so fast that any heat generated by compression and rarefaction does not get sufficient time to dissipate to the surrounding में जाने के लिए इसके बाद समय नहीं मिलता है। Before sound passes through it, जब तक साउंड इसके अंदर से जा रहा है तब तक इसको बाहर भागने की मौका नहीं मिला। ढंग की तरीके से कहेंगे, सिंगल लाइन में कहेंगे तो क्या कहेंगे? ड्यूरिंग प्रोपागेशन ऑफ साउंड देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। देयर इज no heat exchange between system and surrounding during sound propagation। तो ऐसा कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस है क्या जिसमें कोई हीट ना बाहर जाता है ना बाहर से आता है? There is no heat exchange. What is that thermodynamic process where no heat exchange takes place? कौन सा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है? क्या बता सकते हो आप लोग? कौन सा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है where delta Q is equal to 0, no heat exchange takes place? The thermodynamic process. इन्वॉल्व। क्या कोई नहीं बता रहा है क्या? इज एडियाबेटिक। भूल गए। भूलना क्या है? भूलता थोड़ी कोई अपनी मर्जी से, वो तो हो जाता है। प्यार की तरह कोई प्यार नहीं करता है, वो हो जाता है। कोई भूलता नहीं है, वो तो भूलना हो जाता है। नहीं, भूलना एक ऐसी क्रिया है जो आप नहीं करते हो, आपसे हो जाता है। मैं आपको बोलूंगा 2 + 2 = 4, भूल के बताओ। यू कैन नॉट फॉरगेट। आपकी कोई पावर नहीं है कि आप भूल सको, वो तो भूल हो जाता है सर। हम तो भूल जाते हैं समय के साथ साथ, तो हमारा क्या कसूर? हम थोड़ी भूले, वो तो भुला गया है। पैसिव वॉइस में कहते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्व इज एडियाबेटिक। और आपको मालूम है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, अब तो कोई मेरे को बता दो व्हाट इज द थर्मोडायनामिक इक्वेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस? यू नो P, V to the power गामा इज ए कांस्टेंट। गामा क्या था? Cp/Cv है ना? Pv to the power गामा इज ए कांस्टेंट। ठीक है, चलिए दोनों तरफ को डिफरेंशिएट करते हैं। पहले V to the power गामा को एज इट इज रखेंगे, P को डिफरेंशिएट करेंगे। P को डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा dP प्लस P को जैसे वैसे रख देंगे। V to the power गामा को विथ रिस्पेक्ट टू B डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? गामा V to the power
गामा माइनस 1 डीवी। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है। अब ये v टू द पावर गामा माइनस 1 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन लो और फेंक दो, क्या बचेगा देखो तो। इसमें से v टू द पावर गामा माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, v टू द पावर गामा माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, क्या रहेगा v dp प्लस गामा p dv दैट इज इक्वल टू 0। इसको लेके इधर फेंको, 0 के ऊपर कुछ भी फेंको वो 0 हो जाता है। बच गया क्या, v dp प्लस गामा p dv इज इक्वल टू 0। और क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ v dp इज इक्वल टू माइनस गामा p dv। अच्छा, तो हमें तो चाहिए था b का वैल्यू चाहिए ना, b क्या होता है माइनस v dp बाय dv। आपको याद होगा कि क्या होता है b का फॉर्मूला, माइनस v dp बाय dv। ठीक है, इधर ऑलरेडी v dp था, माइनस n ले आओ, माइनस v dp हो गया, dv को भी डिवाइड कर दो, dv को भी डिवाइड कर दो, क्या बच गया गामा p। तो जो हम लोग देखे थे आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस क्या था P न्यूटन फॉर्मूला में, अब हम देख रहे हैं एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस इज गामा P। क्योंकि थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्व बदल गया तो B का वैल्यू बदल गया। जैसे ही B का वैल्यू बदल गया वी कैन इमीडिएटली अप्लाई द न्यू फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए नया फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, कहेंगे कि हाँ सो बाय लाप्लास करेक्टेड फॉर्मूला, बाय लाप्लास करेक्टेड फॉर्मूला velocity of sound is going to be root over of b by rho, that is gamma p by rho। ध्यान रहे it is gamma p by rho। ठीक है, gamma p by rho। ठीक है, gamma p by rho, ये हो गया velocity of sound। और आप जानते हो कि जो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट किए थे इसमें ये 280 के आसपास आया था। अब यहाँ पर गामा डाल देंगे, p by rho था, बाय न्यूटन फॉर्मूला इट इज p by rho, बाय लाप्लास करेक्टेड फॉर्मूला गामा p by rho। गामा तो मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक के लिए अलग अलग होता है। और हम बात कर रहे थे एयर का, एयर इज मोस्टली हैविंग नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बोथ आर डायटॉमिक, सो एयर इज ट्रीटेड एज डायटॉमिक। फॉर डायटॉमिक गामा इज 7/5 और 1.4। 1.4 को रफली आप सोचो कि 1.44 जस्ट फॉर कैलकुलेशन से यहाँ पर एक गामा ले आए तो रूट ओवर गामा क्या हो जाएगा 1.2, रफली 1.2। अब 280 इंटू यहाँ पर रूट ओवर गामा एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, 1.2 करके देखो क्या आ रहा है 280 प्लस 56 है ना, 0.2 कितना हो गया 56, 280 प्लस 56 जोड़ो तो कितना हो रहा है भाई, इट इज कमिंग 336। यस, लाप्लास जी महाराज ने यूरेका करके चिल्लाया, क्योंकि मेरा आंसर तो एक्चुअल वैल्यू के साथ मैच कर रहा है। पहली बार में न्यूटन को गादी से गिराया क्योंकि उनका सोच गलत था, मेरा सोच सही था। अगेन आई रिपीट, न्यूटन की सोच क्या था, साउंड मूव्स सो स्लो दैट एनी हीट जनरेटेड इन द सिस्टम dissipates to the surrounding, temperature of the medium remains same when the sound is propagating, process is isothermal, isothermal bulk modulus of rigidity is equal to p, so velocity of sound in air is root over of p by rho। लाप्लास बोले नहीं, साउंड का वेलोसिटी उतना भी कम नहीं है, काफी ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि जो भी हीट जनरेट होता है बाय कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन, जब साउंड जाता है उस हीट को बाहर भागने के लिए मौका ही नहीं मिलता है, उससे पहले साउंड भाग जाता है उसके अंदर से। मतलब जब साउंड जा रहा था तब ना हीट बाहर जा रहा था ना अंदर आ रहा था, क्योंकि इतना जोर से जा रहा था। एनी फास्ट प्रोसेस इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बोले कि हाँ, साउंड का प्रोपागेशन इज ए एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ तो उसका जो थर्मोडायनामिक इक्वेशन होता है Pv टू द पावर गामा इज ए कांस्टेंट, और उससे पता चला कि बीटा फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, बीटा फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज नथिंग बट गामा p। तो न्यूटन बोले वेलोसिटी ऑफ साउंड इज रूट ओवर p by rho, लाप्लास बोले नो 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 नो, इट इज गामा p by rho। एंड
दे वेर ऑल करेक्ट बाय देयर लॉजिक। अगर आपको पूछा गया एग्जाम में वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज व्हिच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो आप क्या कहोगे? आइसोथर्मल कहोगे कि एडियाबैटिक कहोगे? न्यूटन के साथ रहोगे कि लाप्लास के साथ रहोगे? व्हाट इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? लाप्लास वाला करेक्ट है, क्योंकि वो एक्चुअल वैल्यू के साथ मैच कर रहा है ना? यस, लाप्लास वाले फॉर्मूला करेक्ट है। तो अभी हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे में इतने सारे चीज देख लिए, जितना भी देखे उसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूंगा। वेलोसिटी ऑफ बाय न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला, साउंड प्रोपागेशन, याद रखना है ये सब चीजें। साउंड प्रोपागेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं। क्या मालूम हमारे साइंस में सब चीजें क्यों रखे? वो पहले बताएंगे कि क्या गलत है, फिर बताएंगे क्या सही है। ऐसा होता है ना? पहले बताएंगे कि रदरफोर्ड बोले कि इलेक्ट्रॉन सब इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। फिर बाद में बोलेंगे नहीं, रदरफोर्ड गलत बोले थे, अगर वो गोल गोल घूमते होते तो उनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल जाता और धीरे धीरे उनका एनर्जी ड्रेन आउट हो जाता और वो आके न्यूक्लियस में गिर जाते। फिर बोर कुछ बोले, अगर जो बोर बोले वो सही है, रदरफोर्ड वाली चीजें क्यों बता रहे थे भाई हमारा सिलेबस बढ़ाने के लिए? लेकिन क्या करेंगे, गलत चीज जानना भी जरूरी है। क्या सही है जानने के साथ साथ क्या गलत है वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि कभी अगर चूकोगे सही है तो कम से कम गलत में तो नहीं जाओगे, न्यूट्रल पे जाओगे, है ना? दोनों इक्वल इंपोर्टेंस रखते हैं, जानना कि क्या सही है और क्या गलत है। खाली क्या सही है जानने से आगे बढ़ना थोड़ा कभी कभार मुश्किल हो जाता है। बाय न्यूटन्स फॉर्मूला, साउंड प्रोपागेशन is isothermal process. Beta is for isothermal प्रोसेस होता है सेम एज प्रेशर P, और वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है √P/ρ। कौन बताया ऐसे? न्यूटन जी महाराज, जो कि गलत था। बाय लाप्लास करेक्शन आप कहोगे साउंड प्रोपागेशन इज, आपको एग्जाम में आएगा, दे विल नॉट आस्क यू लाप्लास करेक्शन, दे विल व्हाट इज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोपागेशन ऑफ साउंड, तो आप कहोगे एडियाबैटिक। साउंड प्रोपागेशन इज एडियाबैटिक। क्यों एडियाबैटिक कोई नहीं पूछेगा, क्या है ना एडियाबैटिक, दैट्स ऑल। और बीटा फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस होता है गामा P, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इज √P/ρ। वाओ, समझ में आ गया सर। ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड का दो फॉर्मूला था, पहला को छोड़ो दूसरा को याद रखें। लेकिन आगे आगे और भी सोचवान लोग आने लगे। अब इस फॉर्मूले से बहुत सारे मिसकंसेप्शन डेवलप होने लगेंगे। ध्यान से देखना, लग रहा है कि अगर P बढ़ा देंगे वेलोसिटी बढ़ जाएगा, कोई गैस अगर ज्यादा प्रेशर में वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो फिर P बढ़ने से वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा, फिर ये रिलेशन तो वही कह रहा है। विल सी टू इट। बारी बारी से देखेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड और क्या क्या चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फाइन, ठीक। डिपेंडेंस ऑफ velocity of sound और प्रेशर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। ये कौन सा पॉइंट था? डी था। अब ये हम जा रहे हैं ई में जा रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रेशर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। ये तो नहीं बोला कि लिक्विड में कि गैस में कि सॉलिड में, नहीं, साउंड मतलब गैस में। एनी लॉन्गिट्यूडिनल वेव थ्रू ए फ्लूइड मीडियम, किसी भी बुक में ये डेफिनेशन नहीं दिया है
क्या कोई भी लॉन्गिट्यूडनल वेव को साउंड वेव कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, अगर वो एयर मीडियम में जा रहा है। ठीक है, तो डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑन प्रेशर। अभी हम लोग देख लिए कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गिवन बाय रूट ओवर ऑफ गामा पी बाय रो। अगर कोई गैस है, इसका अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे, डबल कर दोगे, प्रेशर को डबल कर दोगे तो वॉल्यूम भी तो घट जाएगा, वॉल्यूम भी घट जाएगा, लेकिन मास तो वही रहेगा। वॉल्यूम घट जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा तो डेंसिटी भी तो बढ़ जाएगा, डेंसिटी भी बढ़ जाता है। अगर किसी एक गैस को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, वॉल्यूम घट जाता है, डेंसिटी बढ़ जाता है, मतलब P बढ़ाओ रो भी बढ़ जाता है। तो प्रेशर को बदलने से वेलोसिटी में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता है, क्योंकि P बढ़ गया तो रो भी बढ़ गया। हाँ, ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ता है। अगर आपको पूछा जाएगा प्रेशर डबल कर दिए, क्या वेलोसिटी √2 टाइम्स हो जाएगा? हाँ, इट विल नॉट बी √2 टाइम्स, इट विल बी हार्डली 1.001 टाइम्स, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज होगा, नेग्लिजिबल इंक्रीज होगा। आप कहोगे वेलोसिटी इज नॉट मच अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। हाँ, अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता, प्रेशर डबल हो जाता, वॉल्यूम आधा हो जाता, डेंसिटी डबल हो जाता, हम कहते हैं कि नहीं, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जितना प्रेशर डबल हुआ डेंसिटी भी तो डबल हो गया, तो चेंज नहीं आएगा। हाँ, ये आइसोथर्मल नहीं है, थोड़ा सा एडियाबैटिक है, और उसमें जो गामा वाला टर्म है दैट आल्सो डिपेंड। तो इसीलिए हम कहेंगे प्रेशर बदलने से वेलोसिटी बदलता है, बट नॉट प्रोपोर्शनल टू √P। वो पूछेंगे अक्सर, when the pressure of a gas is made 4 times, velocity becomes 2 times, half times, 3 times, or slightly increases, or none of these। ठीक है, आप कहोगे प्रेशर को 4 टाइम्स कर दिए तो वेलोसिटी तो डबल हो जाएगा, लिख दिए डबल तो गड़बड़ हो गया। क्या लिखना था? नन ऑफ दिस, 2 3 4 कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। तो क्या लिखेंगे? वही चीज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एंट्रेंस वगैरह में पूछता है। क्या लिखेंगे? बाय increasing velocity, increasing velocity, the pressure, sorry, by increasing pressure, sorry, थोड़ा दिमाग में दूसरा चीज आ गया। by increasing pressure, the density increases almost proportionately therefore the velocity of sound is not much affected, by variation of pressure। तो ये स्टेटमेंट को याद रखना, क्योंकि फॉर्मूले से तो लगता है कि प्रेशर को डबल करो वेलोसिटी डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो what we discussed and see, we saw that velocity of sound is not much affected by pressure, change in pressure। हाँ, चलो देखते हैं क्या ये डेंसिटी को बदलने से अफेक्ट करता है। डेंसिटी बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगा, हाँ दिख रहा है। अच्छा, चलिए देखते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड, हाउ इट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमिडिटी। चलिए देखते हैं ह्यूमिडिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। EF, डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, दूसरे पेज में लिखेंगे EF, डिपेंडेंस ऑफ velocity of sound
velocity of sound on humidity or the moisture content। अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे अफेक्ट करेगा? फॉर्मूला में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, गामा पी बाय रो। अच्छा, तो फिर देखना पड़ेगा कि हाउ इट इज अफेक्टिंग। पहले आपको समझना है कि किसका डेंसिटी ज्यादा है। ड्राई एयर का डेंसिटी ज्यादा है कि मॉइस्ट एयर का डेंसिटी ज्यादा है? कोई बताएगा? ड्राई एयर का डेंसिटी ज्यादा है कि मॉइस्ट एयर का डेंसिटी ज्यादा है? हाँ, ये तो ऑब्वियस है, हर कोई कहेगा, क्योंकि पानी पानी सा है ना अंदर। बट दैट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। चलिए समझते हैं। आपके पास दो डिब्बे हैं, थोड़ा बढ़िया से समझने की कोशिश करना। IIT JEE एडवांस में भी आ चुका है, स्कूल एग्जाम में तो आता ही आता है, JEE मेन में काफी बार आया हुआ है, मेडिकल एंट्रेंस में आया हुआ है। दो डिब्बे हैं आपके पास, दोनों का वॉल्यूम बराबर है। अच्छा, एक डिब्बे में क्या है? कॉपर का डस्ट है और आयरन का डस्ट है। कॉपर एंड आयरन डस्ट भरा हुआ है। कॉपर और आयरन डस्ट भरा हुआ है। अच्छा, जितना इसका वॉल्यूम है इसका भी उतना ही वॉल्यूम है, लेकिन इसमें क्या रखा है? कॉपर डस्ट, आयरन डस्ट और मान लो वुडन डस्ट और सॉ डस्ट, जिसको हम कहते हैं सॉ डस्ट। सॉ डस्ट मतलब क्या होता है ना, वुडन डस्ट। ठीक है, सॉ डस्ट। वो जब लकड़ी को आरी से काटते हैं तो बगल से डस्ट निकलता है ना, वो डस्ट है। इसमें भी दोनों का वॉल्यूम बराबर है ना? तो हुआ क्या, ये जो कॉपर और आयरन डस्ट थे यहां से यहां से मैं दो चार मुट्ठी निकाल के फेंक दिया, तो सॉ डस्ट इसके अंदर डाल दिया। अब हुआ क्या, इसके अंदर कॉपर है, आयरन है, सॉ डस्ट, जबकि इसके अंदर सिर्फ कॉपर और आयरन है। अगर अपना दिमाग है तो उसके ऊपर थोड़ा जोर लगाइए और सोचिए और बताइए, ये दोनों डिब्बे में से कौन सा डिब्बे का वजन आपको ज्यादा लगेगा? मास किसका ज्यादा लगेगा? M1 इज मोर और M2 इज मोर। क्या लग रहा है आपको? एक में कॉपर और आयरन डस्ट है, M1 इज मोर। हाँ, क्योंकि ये तो कुछ हल्का फुल्का चीज आ गया ना अंदर, ये समझ में आ गया। अब दोनों का वॉल्यूम बराबर था, तो कौन से डिब्बे का डेंसिटी ज्यादा हो गया? आप क्या कहोगे, कौन से डिब्बे का डेंसिटी ज्यादा होगा? पहला वाला कि दूसरे वाला? Whose density will be more? Obviously फर्स्ट वाला डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो you will say ρ1 is more than। ये चीज समझ में आया, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आसानी से समझ में आने लायक चीज था। Now think about dry air. Dry air mostly contains nitrogen and oxygen. Molecular weight of nitrogen is 28 and that of oxygen is 32, है ना? हेवी मोलिकुलर वेट वाली कुछ चीजें। मॉइस्ट एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो है, नाइट्रोजन तो है, ऑक्सीजन तो है, लेकिन कुछ वाटर पार्टिकल्स भी है। ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट है 32, नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट है 28 और हाइड्रोजन का वाटर का 18। अगर सेम वॉल्यूम का ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर लेते हैं, सेम वॉल्यूम का, ये ड्राई है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाटर है, किसका मास ज्यादा होगा? M1 ज्यादा होगा कि M2 ज्यादा होगा? ड्राई एयर का मास ज्यादा होगा। अरे वाह, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ड्राई एयर का मास ज्यादा होगा, दोनों का वॉल्यूम बराबर है, किसका डेंसिटी ज्यादा होगा? ड्राई एयर का। इसका मतलब ड्राई एयर का डेंसिटी ज्यादा है कि मॉइस्ट एयर का डेंसिटी ज्यादा है? ड्राई एयर का डेंसिटी। यस, इतना चीज समझाने के लिए मुझे इतना गेम खेलना पड़ा। अरे भाई, जब क्या होता है, जब मॉइस्ट एयर होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाता है गर्मी के दिन पे, आप जानते हो बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो जाता है हर जगह,
तो डेंसिटी कम हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या फॉर्मूला है भाई, रो जी एच, है ना। रो घट जाने के कारण प्रेशर घट जाता है। जिस एरिया में ये चीज हुआ, गर्मी हुआ, बहुत ज्यादा मॉइस्चर हुआ, वहां का प्रेशर घट गया। बगल वाला एरिया से हवा भाग के आता है क्योंकि वो हाई प्रेशर में है, ये लो प्रेशर में है, हवा भाग के आता है। जब हवा का वेलोसिटी बढ़ता है उसका प्रेशर घटता है, प्रेशर घटता है तो एक्सपांड करता है, एक्सपांड करता है, टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर घटता है तो ठंडा लगता है, ठंडा लगता है तो बारिश होता है ना। हम जो क्या कहते हैं, लो प्रेशर फॉर्मेशन हुआ। कैसे हो गया लो प्रेशर, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गया कि प्रेशर लो हो गया, चारों तरफ से हवा भाग के आ जाएगा। बाय बर्नौलीज प्रिंसिपल इज द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, द प्रेशर डिक्रीजेस, द प्रेशर डिक्रीजेस, गैस एक्सपांड्स, द गैस एक्सपांड्स, द टेंपरेचर डिक्रीजेस। ठंडी हवा जिस बादल के साथ लगा वहीं पर बारिश होता शुरू हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स कंडेंस, रेनिंग स्टार्ट्स। लो प्रेशर, अरे इतना सारा तो आ रहा है आपका लो प्रेशर, आप देख रहे हो, रीजन तो वही है। क्या क्लू था, क्लू ये है कि डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज मोर देन डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर। ये चीज आपको समझ में आया, ये चीज आपको याद रखना है। क्या रखना है, क्या लिखेंगे, विथ इंक्रीज इन, याद रखना है डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज मोर देन डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर। With increase in humidity, density of air decreases, है ना। ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो डेंसिटी ऑफ एयर घटेगा, डेंसिटी ऑफ एयर घटेगा। जैसे डेंसिटी ऑफ एयर घटेगा तो आप क्या कहोगे, तो क्या कहोगे, V इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ गामा T बाय रो। ये घट गया, वेलोसिटी बढ़ गया, तो आप क्या कहोगे, 10 10 10 10 विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस। वेलोसिटी ऑफ साउंड रो बढ़ गया तो वेलोसिटी ऑफ साउंड रो घट गया, डिक्रीजेस, सॉरी विथ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, सॉरी मैं गलत लिखा हूं, विथ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर गया, सॉरी रिटन रॉन्गली, हाँ 10 विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, density of air decreases, so velocity of sound increases। क्या मेरी बात सबको समझ में आया, is it understood, समझ में। तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विल इंक्रीज। अब सोचो और बताओ, गर्मी के दिन में वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा है कि विंटर में वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा है? सर इतना कौन ऑब्जर्व किया है वेलोसिटी ऑफ साउंड के साथ? अच्छा ये बताओ, पहले मुझे बताओ कि आप बिस्किट खाते हो, एक बिस्किट का डिब्बा को खुला छोड़ दिए विंटर में इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और खुला छोड़ दिए इन द मंथ ऑफ मई जबकि बहुत ज्यादा गर्मी है, सुबह देखोगे कि वो डैम्प हो गया है ना, नरम हो गया है। कौन से विंटर में कि समर में, कौन से समय में वो ज्यादा डैम्प हो जाएगा? बिस्किट का डिब्बा को खुला छोड़ देंगे तो समर में कि विंटर में? समर कि विंटर, सोचो। अरे भाई समर में वो डैम्प क्यों हो जाता है? बाय अब्सॉर्बिंग मॉइस्चर। समर में तो इतना गर्माहट है कि हर जगह से मॉइस्चर निकल के हवा में है। विंटर में तो क्या होता है, इतना ठंडा है, जो भी मॉइस्चर है वो कंडेंस करके नीचे गिर गया है।
लड़कियों को पूछो, वो मॉइस्चराइजर विंटर में लगाते हैं, समर में नहीं लगाते हैं। समर में तो नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है कि नहीं? इसका मतलब विंटर में ड्राई रहता है एटमॉस्फेयर। तो बिस्किट की डिब्बा को खुला छोड़ दोगे तब भी वो डैम्प नहीं करेगा, जबकि समर में खुला छोड़ दोगे सुबह देखो कि नरम हो गया, खराब हो गया, क्योंकि इट एब्सॉर्ब ऑल द मॉइस्चर। सो समर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा है। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मोर इन समर, लेस इन विंटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? Velocity of sound is more in summer, less in winter. So we could see the dependence of sound on pressure, dependence of sound on humidity, and now we shall see G. Dependence of velocity of sound और टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? ओहो, सोचना पड़ेगा। हमारे पास जो रेडीमेड फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कहता है कि V इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ गामा P बाय रो। ऐसा हमें मालूम है, क्या मालूम है? We know that the universal gas equation says PV is equal to nRT। इसमें P क्या है? P is the pressure, है ना? V क्या है? वॉल्यूम। किसका? n मोल ऑफ गैस का। कब? एट T टेम्परेचर। T is in, ये जो फॉर्मूला है इसमें T क्या है? केल्विन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। PV इक्वल टू nRT। फिर V is volume of n moles। हाँ सर, ये चीज मालूम है, हम लोग बचपन में पढ़े ये सब चीजें। हाँ ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं P is equal to nRT by V। हाँ लिख सकते हैं, V को इधर ले लिए। तो P बाय रो को क्या लिखेंगे? nRT बाय रो इंटू V। हाँ, नीचे रो मल्टीप्लाई किए, इधर रो मल्टीप्लाई किए। V इज द वॉल्यूम, रो इज द डेंसिटी। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास। किसका? V वॉल्यूम गैस का। V वॉल्यूम गैस मतलब n मोल गैस का। n मोल गैस का मास हो गया रो इंटू V। थोड़ा सोचते रहना, समझते रहना। n मोल गैस का मास हो गया रो इंटू V। इसी चीज को थोड़ा अगर मैं समझा के लिखता हूं, RT बाय रो V बाई n। n को नीचे ले आया, ला सकता हूं ना? हाँ ला सकता हूं। ये रो V बाई n क्या है? रो V इज मास ऑफ n मोल्स बाई n, दैट इज मास ऑफ 1 मोल। वो क्वाइट सिंपल है। n मोल का मास बाय n is mass of 1 mole। ये हो गया mass of 1 mole गैस। mass of 1 mole को क्या कहते हैं? molecular weight। yes yes, so it is equal to, आप कहोगे it is RT by molecular weight। चलो इसको लिखते हैं RT by m, है ना? तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे फॉर्मूले में? फॉर्मूले में लिखेंगे ये जो फॉर्मूला आया हमारे साथ, इसको लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू गामा P बाय रो की जगह क्या लिखेंगे? इट इज RT बाय m, where m is molecular weight of gas, that is rho V by n। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? Is it understood? Yes sir। Yes, देखो कितना इंटरेस्टिंग है। टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? How it depends on the temperature of gas in terms of the molecular weight and the temperature. So the velocity of sound is also given by
गामा आर टी बाई एम, एक तो फॉर्मूला हमारे पास था रूट ओवर ऑफ गामा पी बाई रो, दूसरा आ गया रूट ओवर ऑफ गामा आर टी बाई एम। ठीक है, लास्टली मैं बताना चाहूंगा, लास्ट आइटम, आप जानते हो एट और डिपेंडेंस और आरएमएस वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आप जानते हो एट एनी टेम्परेचर the RMS velocity of a gas, RMS velocity of gas molecules, आप इसको केमिस्ट्री में पढ़े हो, is given by RMS velocity is equal to root over of 3RT by M. M is molecular weight. अच्छा, और वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या था? रूट ओवर ऑफ गामा आर टी बाई एम। तो इसको हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, कैसे जोड़ेंगे देखो तो, अगर हम रूट ओवर ऑफ गामा बाई 3 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? विद द आरएमएस वेलोसिटी, दिस इनटू दिस करेंगे तो ये रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, रूट गामा ऊपर आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड के बराबर हो जाएगा। If two different gas molecules are having same RMS velocity, then you will see the velocity of sound will depend only on the value of their gamma, है ना? तो ये एक रिलेशन हो गया। इतने सारे फॉर्मूला हम लोग अभी देखे, मैं चुटकी में खत्म करना चाहता हूं सारा चीज को, और मैं कहूंगा कि वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज रूट ओवर ऑफ y बाई रो, कब? इन सॉलिड। फटाफट सारा फॉर्मूला लिख देता हूं, एंड दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ b बाई रो, किसमें? इन लिक्विड। That is equal to root over of P by rho, कौन बोले? न्यूटन जी महाराज, जो कि गलत था, न्यूटन फॉर्मूला। है ना? It was equal to गामा P by rho, क्या था? ये लाप्लास फॉर्मूला था, ये सही फॉर्मूला था। क्या देखे? और इट इज रूट ओवर ऑफ गामा आर टी बाई एम, ये हो गया डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, एम इज मॉलिक्यूलर वेट, नहीं, एंड लास्ट फॉर्मूला ऑल्सो वी हैव सीन इज कमिंग आउट टू बी, क्या था फॉर्मूला? ये फॉर्मूला था रूट ओवर ऑफ गामा बाई 3 इंटू वी आरएमएस, आरएमएस इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बस इतने ही फॉर्मूला देखे। ये सब फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ जान के आपकी दिमाग में बहुत लोड आया, लेकिन कैसे डिराइव हुआ स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, छोटे मोटे एंट्रेंस वाले नहीं पूछेंगे। बाई चांस आप आगे चल के कहीं टीचर बन जाओगे तो कम से कम बच्चों को मिसकंसेप्शन मत बांटना, जैसे अभी ऑनलाइन में हो रहा है। जिसको देखो टीचर हो गया, कोई इसको इंटरव्यू नहीं लिया, ना ही वो किसी को इंटरव्यू दिया है। ठीक है, तो नाउ दे हैव डेवलप्ड मेनी मेथोडोलॉजीज, जिसमें टीचर को कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, सामने स्क्रीन चलता है। जैसे न्यूज रीडर न्यूज पढ़ता है ना, क्या वो सारा न्यूज को रट्टा मार के रखता है? वैसे ही पैसा कमा रहे हैं तो खर्चा करो, सामने स्क्रीन पे चीजें चलते रहेंगे, आप बोलते जाओ, है ना। They will train you for hundreds of questions, 100 क्वेश्चन आपको ट्रेनिंग करवा देंगे, और उसमें आ गया तो आपका रिजल्ट निकल गया, और नहीं आया तो फिर फंसे। 100 क्वेश्चन करवा दिए, उसके बाद और एक क्वेश्चन ना टीचर को आता है ना स्टूडेंट को आता है, फंसे दोनों। एनीवे, तो ये हमें पता चल गया, ये रूट ओवर ऑफ गामा बाई 3।
तो इतने सारे जो फॉर्मूला हम लोग अभी अभी देखे, इतना फॉर्मूला को याद रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटेड सारा न्यूमेरिकल करेंगे। अगले क्लास में आपके लिए ढेर सारा न्यूमेरिकल इसके ऊपर ले आऊंगा। वी शैल डेडिकेट द एंटायर क्लास फॉर न्यूमेरिकल्स, क्योंकि वे फंडामेंटल्स के ऊपर भी हम लोग न्यूमेरिकल्स नहीं किए और ये सब आज जो पढ़े उसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं किए। अगले क्लास करेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।